हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। आन्या के हाँ कहने के बाद राज आन्या को छोड़ने नीचे तक गया। पार्किंग एरिया में जाकर उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की BMW खड़ी थी। आन्या को देखकर उस कार से 3 लोग उतरे, जिनमें से 2 बच्चे थे। राज उन तीनों को देखते ही पहचान गया। उनमें से 2 बच्चे एंजल और समीर थे और तीसरा अरुण था। राज ने आन्या से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, "नाइस टू मीट यू मिस आन्या।" जवाब में आन्या ने भी राज से हाथ मिलाते हुए कहा, "नाइस टू मीट यू टू मिस्टर सिंघानिया।" इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। इसके बाद आन्या कार की तरफ जाने लगी। जैसे ही आन्या उन तीनों के पास पहुंची, एंजल ने भागते हुआ आकर उसे गले लगा लिया। जब आन्या ने नीचे झुककर एंजल का मायूसी से भरा चेहरा देखा तो उसने उसे बहुत प्यार से गोद में उठा लिया। एंजल को गोद में उठाकर आन्या ने उससे बहुत प्यार से पूछा, "क्या हुआ बेबी, क्या अरुण ने आपको परेशान किया?" जवाब में एंजल ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। समीर ने भी रोनी सी शक्ल बनाकर अपना सर हाँ में तेजी से हिलाया। ये देखकर अरुण का चेहरा काला पड़ गया और उसने मन ही मन कहा, "मैंने इन दोनों को कब परेशान किया? फेयरफुल फेस उल्टा जैसे दीदी गई है। ये दोनों लड़ रहे हैं और मैं इन्हें रोक रहा हूँ। वेरी और इस चक्कर में बैट से गिर भी गया। आखिर में जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने एंजल से दीदी को फ़ोन करने के लिए कहा।" आन्या ने एंजल और समीर की बात पर विश्वास करते हुए अरुण को घूर कर देखते हुए कहा, "अरुण नालायक, तुमसे 2 सीधे साधा और मासूम बच्चों को भी नहीं संभाला जाता। पाउटिंग। आन्या की बात सुनकर वरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिना वजह ही डांट पड़ रही है। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, "दीदी मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं।" जवाब में आन्या ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, "अब तुम झूठ भी बोलने लगे अरुण, और तुम फंसा भी 2 छोटे छोटे बच्चों को रहे हो।" अरुण ने फौरन अपने बचाव में कहना चाहा, "लेकिन दीदी में।" लेकिन आन्या ने उसे रोकते हुए कहा, "मुझे पेपर पर 500 बार ये लिखा हुआ चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो भी सिर्फ 2 घंटों में।" अरुण ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, "लेकिन दीदी इतने कम टाइम में कैसे?" इस पर आन्या ने उसे घूर कर कहा, 1 घंटा, और अगर इससे आगे कुछ कहा तो 10 मिनट। इस पर अरुण ने रोनी सी शक्ल बनाकर अपना सर हाँ में हिला दिया। जवाब में आन्या ने उसे गुड कहा और वहां से एंजल और समीर के साथ आगे बढ़ गई। तभी एंजल और समीर ने पीछे मुड़कर अरुण को चिढ़ाने के लिए अपनी जीभ दिखाई। ये देखकर अरुण गुस्से से, "बेटा अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ," ये बदबदाया और कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार में बैठकर अरुण ने कार स्टार्ट की और वो सब वहां से चले गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई वहीं खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। राज अभी तक वहां से गया नहीं था। ये सब देखकर राज ये तो समझ गया था कि एंजल और समीर दोनों मिलकर अरुण को फंसा रहे हैं। इस समय उसे अरुण पर तरस भी आ रहा था। कुछ ही देर में आन्या और बाकी सब होटल में पहुंच गए। होटल में पहुंचकर सबने डिनर किया और आन्या ने एंजल और समीर को एक कमरे में सोने के लिए भेज दिया। उन दोनों को सुलाने के बाद आन्या उनके कमरे से बाहर आए और कमरे से बाहर आते ही आन्या के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। आन्या का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को जान से मारने वाली हो। आन्या सीधा आकर सोफे पर बैठ गई और उसने कोल्ड वॉइस में सारा से पूछा, "क्या सब कुछ सही है? क्या जगू वही है जहां उसे होना चाहिए?" हालांकि सारा अपनी बॉस का ये कई बार देख चुकी थी, फिर भी वो ना चाहते हुए भी कांपने लगी। सारा ने उसी तरह कांपते हुए कहा, यस मैम।" और फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, "यस मैम।" जगू भी इस वक्त गोवा के फेमस रेड लाइट बार में है। ये सुनकर आन्या किसी राक्षस की तरह मुस्कुरा दी और बोली, "दक्ष से कहो कि कार निकाले, हम अपने प्लेन को ही फॉलो करेंगे।" फिर थोड़ी देर रुक कर उसने कहा,
मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ। जवाब में सारा ने जल्दी से यस बॉस कहा और वहां से भाग गई। सारा तेजी से नीचे पार्किंग एरिया में गई और वही थोड़ी दूरी पर खड़े दक्ष के पास जाकर रुक गई, लेकिन सारा को इस तरह भागते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। लेकिन जब उसने सारा की कही अगली बात सुनी तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। सारा ने कहा, दक्ष भाई जल्दी से कार निकालो, आज जग्गू की वॉट लगने वाली है, आज मेम का मूड कुछ सही नहीं लग रहा। इस पर दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम पिछले 2 सालों से आन्या मेम के साथ हो और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो, फिर भी तुम उनसे डरती हो। दक्ष की बात सुनकर सारा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उनसे नहीं डरते। इसके जवाब में दक्ष ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मैं भला उनसे क्यों डरने लगा, आखिर है तो वो इंसान ही न। ये सुनकर सारा चालाकी से मुस्कुरा दी और बोली, अगर ऐसा है तो आप यही बात आन्या मेम के सामने बोलकर साबित कर दीजिए कि आप में से जरा सा भी नहीं डरते। ये सुनकर दक्ष सकपका गया और बोला, अरे हाँ, आन्या मेम ने मुझे कार निकालने के लिए कहा है। उसने अभी ये कहा ही था कि उन्हें सारा के पीछे से आवाज आई, लगता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा फ्री हो। ये सुनकर सारा और दक्ष दोनों डर से कांपने लगे। सारा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से वापस मुड़ गई और ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर दक्ष नहीं है। सारा के आन्या की तरफ मुड़कर वापस मुड़ने में सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगे और उतने में ही दक्ष गायब हो गया। ये सोचकर ही सारा दक्ष को मन ही मन कोसने लगी। फिर उसने वापस मुड़कर आन्या से कहा, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां पर दक्ष कार लेकर आ गया। आन्या बिना कुछ बोले बस कार के अंदर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आन्या ने कहा, हम माम तो तुम मुझसे नहीं डरते। ये बात सुनकर दक्ष बर्फ की तरह जम गया। तभी उसे दोबारा आन्या की आवाज आई। आन्या ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें सोनू के साथ 1 घंटे की अच्छी फाइट की जरूरत है। ये सुनकर दक्ष ने अचानक से ब्रेक मार दिए और फिर आन्या की तरफ मुड़कर कहा, सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत डरता हूँ। आन्या ने दक्ष को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सारा से कहा, लगता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बातें बना रही हो। थोड़ी देर रुककर आन्या ने फिर कहा, तो एक काम करो, कल सुबह तक मुझे राघव कपूर की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, एस कोऑपरेशन का केस भी कल तक पुणे शिफ्ट करवा दो। ये सुनकर सारा करीब करीब को ही पड़ी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसके पता था कि अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी सजा कम होने की जगह बढ़ जाएगी। सारा और दक्ष मन ही मन एक दूसरे को कोस रहे थे। तभी आन्या ने कहा, कार का क्यों रोक दी, क्या तुम्हारा अब और काम करने का मन नहीं है? ये बात सुनकर दक्ष तुरंत बोल पड़ा, नो मैम, हम बस 5 मिनट में हम रेड लाइट क्लब पहुंच जाएंगे। ये कहकर उसने अपनी कार हवा की स्पीड से दौड़ा दी। दक्ष ने अपनी कार इतनी तेज भगाई कि उसने 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में ही तय कर लिया। ये देखकर सारा को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने आन्या के सामने हंसने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो कार रेड लाइट बार के सामने रुकी, आन्या ने दक्ष से कहा, 2 गार्ड्स को एक कार के साथ बाहर खड़ा कर दो, वो लोग जग्गू को बाई रोड टनल में ले जाएंगे। ये कहकर आन्या ने एक मास्क लगाया और कार से नीचे उतरकर बार के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद सारा ने दक्ष का मजाक उठाते हुए कहा, भाई मुझे लगा कि आप में से नहीं डरते। ये बात कहकर सारा बहुत जोर जोर से हंसने लगी। सारा की बात सुनकर दक्ष ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हमें भी अंदर जाना है, चले। हालांकि मन ही मन वो सारा को कोस रहा था। दक्ष की बात सुनकर सारा ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो दोनों भी मास्क पहनकर बार के अंदर चले गए। वही बार के अंदर राज बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। आज उसे ना चाहते हुए भी उसे अपने बचपन की दोस्त मानव की जिद के कारण उसे वहां आना पड़ा। हालांकि जग्गू भी वहीं पर था, लेकिन अब तक उनका आमना सामना नहीं हुआ था। तभी अचानक से राज के पीछे से मानव ने कहा, अरे यार भाई, तू यहीं पर कोई लड़की देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? जैसे ही राज पीछे मुड़कर मानव को कुछ बोलने वाला था, लेकिन पीछे मुड़ते ही वो हैरान रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ राज ही नहीं, वहां बैठे सभी लड़के और लड़कियां एंट्रेंस की तरफ देखने लगे।
वहां पर एक बहुत सुंदर सी गोरे रंग की 5 फुट 6 इंच की लड़की खड़ी थी। उसने पीच कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी और अपने मुंह पर एक मास्क लगाया हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर से नीचे तक जा रहे थे। मास्क होने के बावजूद भी राज ने उसे पहचान लिया। वो और कोई नहीं बल्कि आन्या थी। जब राज ने आन्या को इस तरह देखा तो देखता ही रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आन्या को इस तरह देखा था, लेकिन जब राज ने सबकी घूरती नजरों को आन्या की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वही आन्या ने एक बार पूरे हॉल में नजर घुमाई। सबसे पहले उसने जग्गू को देखा और एक सेकंड के लिए उसने उसे देखा और फिर अपनी नजरें घुमा ली। फिर उसकी नजरें राज पर पड़ी। उसे देखकर उसकी नजरें कुछ देर के लिए आन्या की नजरें इस पर रुक सी गई, लेकिन उसने कुछ ही सेकंड में ही अपनी नजरें उससे हटा ली। फिर आन्या शांति से जाकर बार काउंटर के पास ही एक चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में वहां सारा और दक्ष भी आ गए। आन्या और सारा ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और मुस्कुरा दी। इस वक्त आन्या और सारा दोनों एक दूसरे से अनजान होने का नाटक कर रहे थे। वही राज जो शुरू से ही आन्या को घूर रहा था, उसने ये बात नोटिस कर लिया था और वो ये सब देखकर हैरान था। वो आन्या का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब मानव ने देखा कि किस तरह राज आन्या को घूर रहा है तो वो हैरान रह गया और बोला, कहीं मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर तुम सच में एक लड़की को घूर रहे हो। जवाब में राज ने सिर्फ शट अप ही कहा और वापस से अपना ध्यान आन्या पर शिफ्ट कर दिया। तभी उसने सारा को देखा जो धीरे धीरे चल के आन्या के पास जा रही थी। जब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गई तो अचानक से आन्या का पैर मुड़ गया। जैसे ही वो गिरने वाली थी तभी उसने अपने पास खड़ी चेयर पकड़ ली। इसी बीच उसका हाथ सारा के हाथ में पकड़े गिलास पर लगा और उस गिलास की सारी वाइन सारा के ऊपर गिर गई। इस पर सारा ने आन्या पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुमने क्या करा? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। इस पर आन्या ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी मिस। मुझसे। उसने इतना बोला ही था कि सारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां किसी काम की नहीं होती है, बस गलती करके सॉरी बोल देती हैं। तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। इस पर आन्या ने गुस्से से कहा, देखिए मिस, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। मैंने पहले ही आपसे माफी मांग ली है। उसने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें बार में एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। बार मैनेजर ने अनाउंस करते हुए कहा, आज हमारे क्लब की 10th एनिवर्सरी है, इसलिए आज आप में से कोई भी यहाँ स्टेज पर आकर सोलो डांस कर सकता है और उसे हमारी तरफ से एक गिफ्ट पैक मिलेगा। वो अनाउंसमेंट सुनकर सारा चालाकी से मुस्कुराने लगी और बोली, तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ? फिर थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, तो तुम एक काम करो, अभी स्टेज पर जाकर एक सेडक्टिव डांस परफॉर्मेंस दो, लेकिन याद रहे कोई तुम्हें छू भी ना पाए। जवाब में आन्या ने एक हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या? ये आप क्या कह रही है? सारा ने उसी चालाकी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं खुद स्टेज पर जाकर तुमसे सॉरी बोलूंगी। फिर आन्या ने कुछ देर सोचने के नाटक करने के बाद कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो स्टेज की तरफ जाने लगी। वही पीछे खड़ा राज जो ये सब देख रहा था वो हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। भले ही राज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो देखकर अंदाजा लगा सकता था कि वहाँ क्या हो रहा होगा। लेकिन वो ये सोच रहा था कि सारा तो आन्या की तरफ थी, तो वो आन्या से लड़ क्यों रही है। फिर उसे अचानक से याद आया कि कुछ देर पहले आन्या और सारा एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे। ये याद करके वो और कंफ्यूज हो गया। अब ये सोच कर राज का सर दर्द करने लगा था। तभी राज को गाने की आवाज़ आई। राज को जब गाना की आवाज़ सुनाई देती है तो वह स्टेज की तरफ देखता है और हैरान ओपन माउथ फेस रह जाता है। वहाँ आन्या स्टेज पर अपनी पीठ किए खड़ी थी और गाना बज रहा था, दिल ब चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये ज़रूर है, तेरी नज़र का कसूर है ये, दिल ब। इस पर आन्या अपनी कमर धीरे से हिलाती है और किसी तितली की तरह नाचना शुरू कर देती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उससे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे थे। आ पासा तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है,
नशे में दिल तेरे चूर है। दिलबर दिलबर दिलबर। आन्या जिस आदमी के पास से गुजरी वो उसे छूने की कोशिश करता था, लेकिन उसे छू नहीं पाता था। इस वक्त आन्या एक ऐसी तितली लग रही थी जिसे देख तो हर कोई सकता है लेकिन छू कोई नहीं सकता था। ए फ्लैट टू होशनाक खबर है। ये कैसा असर है। होशनाक खबर है। ये कैसा असर है। तुमसे मिलने के बाद दिलबर। तुमसे मिलने के बाद दिलबर। दिलबर दिलबर दिलबर। दिलबर दिलबर। फिर आन्या राज के पास जाकर हार काउंटर पर अपनी पीठ टिका देती है और डांस करने लगती है। डांस करते करते आन्या ने सबकी नजरें बचाकर राज को मुस्कुराते हुए आंख मारी, जिसे देखकर राज हैरान रह गया। करती केटल ना ऐसे तू चल। पहेली का अर्ज निकालो कोई हाल। हुस्न का पिटारा खिलता कमल। कर लूं मैं सबर क्यों की मीठा है फल। तू मेरा ख्वाब है। तू मेरे दिल का करार। देख ल जाने मन। देख ल बस एक बार। फिर आन्या जग्गू के पास चली गई जो कि उसे हवस भरी नजरों से घूर रहा था। आन्या ने उसके पास जाकर नाचना शुरू कर दिया। जग्गू ने जब आन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन आन्या ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और डांस करते करते स्टेज पर चली गई। स्टेज पर जाकर वह फिर से डांस करने लगी। चेंज हो गया है। कुछ टू हो गया है। चेंज हो गया है। कुछ टू हो गया है। तुमसे मिलने के बाद दिलबर। तुमसे मिलने के बाद दिलबर। दिलबर दिलबर। गाना खत्म होते ही आन्या ने अपना डांस खत्म किया और स्टेज से नीचे उतर गई। स्टेज से नीचे उतरकर वह सीधा सारा के पास गई। सारा के पास जाकर एक आंख मारते और हुए और लोमड़ी की तरह चालाकी से भरी मुस्कान के साथ बोली, मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी। भले सबके लिए आन्या शर्त की बात कर रही थी लेकिन सिर्फ सारा और दक्ष ही ऐसे थे जो आन्या के बात के पीछे छुपी बात समझ पा रहे थे। इसके बाद आन्या ने पीछे मुड़कर जग्गू को देखा जो कि उसे घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। आन्या भी उसे देखकर मुस्कुरा दी और पीछे मुड़कर वहां से बाहर चली गई। वही जब जग्गू ने आन्या को जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगा। वही जब राज ने ये सब देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आन्या क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी उसने जग्गू के चेहरे पर गौर किया और उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आन्या जग्गू को ट्रैप कर रही हो। ये सोचकर राज भी उनके पीछे गया। कुछ ही देर में आन्या बार के एक सुनसान एरिया में गई और आसपास देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा था। तभी अचानक से उसने जग्गू को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आकर देखा। ये देखकर वो मुस्कुराने लगी लेकिन जग्गू के नोटिस करने से पहले ही उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। इस वक्त जग्गू पूरी तरह से नशे में धुत था। जग्गू ने आन्या के पास आकर कहा, ए लड़की। ये कहकर उसने एक घिनौनी मुस्कान दी। आन्या ने मुड़कर जग्गू को देखा और एक मासूम सा लुक दिया। उसका ऐसा चेहरा देखकर जग्गू और एक्साइटेड हो गया। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, लड़की तुम जैसी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इस पर आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। ये कहकर उसने अपना हाथ जग्गू की गर्दन पर रखा और एक नस दबा दी। आन्या के ऐसे करते ही जग्गू बेहोश होकर गिर गया। जब जग्गू के बॉडीगार्ड्स ने ये सब देखा तो वो आन्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो आन्या को पकड़ते आन्या वहां से भाग गई। साथ ही उसे पकड़ने के लिए गार्ड्स भी उसके पीछे भागे। अब वहां पर सिर्फ 2 गार्ड्स और बेहोश जग्गू बचे गए थे। तभी किसी ने पीछे से उन दोनों गार्ड्स के सर पर कुछ मारा और वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर गए। उनके गिरने के बाद सारा और दक्ष बाहर आए और एक दूसरे को ताली मारते हुए साथ में बोले, काम हो गया, और ये बोलकर हंस दिए। उनके गिरने के बाद सारा और दक्ष बाहर आए और एक दूसरे को ताली मारते हुए साथ में बोले, काम हो गया, और ये बोलकर हंस दिए। थोड़ी देर हंसने के बाद सारा ने कहा, भाई मैंने तो हर बार की तरह परफेक्ट प्लान बनाया है। जवाब में दक्ष ने भी सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन अब जल्दी से इसे यहाँ से लेकर गए तो कोई न कोई इसे यहाँ जरूर देख लेगा और फिर मैम हमारी जान ले लेंगी। अब जल्दी चलो। इसके बाद वह दोनों जग्गू को वहां से लेकर चले गए और बाहर खड़े अपने दोनों आदमियों को हैंडओवर कर दिया।
वही दूसरी तरफ आन्या तेजी से भाग रही थी, तभी किसी ने उसे पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लिया। अचानक से ऐसा होने से वो हैरान रह गई। वो और भी हैरान हो गई जब उसने देखा कि अंदर की तरफ खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि राज है। राज ने वो सब देख लिया था जो आन्या ने जग्गू के साथ किया था। राज को देखकर आन्या ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। इसकी वजह ये थी कि राज बचपन से ही हर तरह के फाइटिंग स्टाइल सीख रहा था और उनमें माहिर भी था। वह अकेला ही 1-0 लोगों पर भारी था। आन्या की कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं हटा तो आन्या गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो, दूर हटो। इस पर राज ने अपने हाथ आन्या के होठों पर रख दिए और बोला श। राज के इस तरह से छूने के कारण आन्या की धड़कनें तेज हो गई और उसके गाल भी शर्म से लाल हो गए। आन्या की कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं हटा तो आन्या गुस्से पाउटिंग से बोली, क्या कर रहे हो, दूर हटो। इस पर राज ने अपने हाथ आन्या के होठों पर रख दिए और बोला श। राज के इस तरह से छूने के कारण आन्या की धड़कनें धक धक करता दिल तेज हो गई और उसके गाल भी शर्म से लाल हो गए। फ्लश्ट। आन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही राज ने अपने सख्त होंठ आन्या के मुलायम होठों पर रख दिए। चुंबन का चिन्ह राज के होठों को अपने होठों पर महसूस करके आन्या हैरान ओपन माउथ फेस रह गई। अपनी हैरानी से बाहर आकर आन्या ने राज को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा कर नहीं पाए। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज आए और अचानक से गेट डोर खुल गया। वहां और कोई नहीं बल्कि जग्गू के आदमी थे जो आन्या का पीछा कर रहे थे। अंदर का सीन देखकर उनमें से एक आदमी ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी हम गलती से यहाँ आ गए, आप अपना काम चालू रखिए, हम चलते हैं। ये कहकर वो तेजी से वहां से चले गए। ये देखकर आन्या को लगा कि राज ने उसकी मदद करने के लिए ये सब किया है, लेकिन असल में राज को ये सोच कर जलन हो रही थी कि बाहर हॉल में सभी लोग आन्या को कैसे घूर नो माउथ फेस रहे थे। जब आन्या ने उन आदमियों के दूर जाने की आवाज सुनी तो उसने एक चैन की सांस ली और फिर उसे लगा कि अब राज उसे छोड़ देगा। लेकिन राज का ऐसा कोई इरादा नहीं था। राज तो आन्या के होठों का रस पीने में लगा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में है। अब आन्या की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपनी पूरी जान लगाते हुए राज को एक धक्का दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अचानक से लगे धक्के से राज चौंक गया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब जाकर उसे होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही उसे आन्या की आवाज आए। आन्या ने कहा, थैंक्स मेरा उन बेवकूफ़ों से पीछा छुड़ाने के लिए। ये सुनकर राज ने बिना कुछ कहे बस आन्या का मास्क मुखौटा उसके चेहरे से हटा दिया। अगले ही पल आन्या का खूबसूरत चेहरा राज के सामने आ गया। राज कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया। लेकिन इस बार वहां जग्गू का कोई आदमी नहीं बल्कि सारा और दक्ष थे। उन्होंने अंदर आते ही राज को आन्या का मास्क हटाते हुए देखा। ये देखकर वो दोनों हैरान रह गए। उन दोनों के मन में एक ही सवाल था कि राज और आन्या एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। वो दोनों अपने ख्यालों से आन्या की बात सुनकर बाहर आए। आन्या ने कहा, क्या काम हो गया? ये पूछते वक्त आन्या उन दोनों को घूर रही थी। ये देखकर वो दोनों सकपका गए और एक साथ जवाब देते हुए बोले, यस मैम। ये कहते वक्त उन दोनों के चेहरे पर डर कोल्ड स्वेट साफ साफ दिख रहा था। उन दोनों की बात पर आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और जाकर मेरा कार में इंतजार करो। इस पर उन दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और साथ में वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आन्या ने एक नज़र राज को देखा और जाकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठने के बाद आन्या ने कहा, मुझे इस तरह घूरना बंद करो और पूछो क्या पूछना है। वही राज जो अब तक आन्या को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई एलियन अन्यदेशीय राक्षस हो, वो आन्या की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया। अपने ख्यालों से बाहर आकर वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम जग्गू को कैसे जानती हो?
ये कहते हुए राज आन्या को घूरते हुए उसके पास वाले सोफे पर बैठ गया। आन्या ने एक मजाक उठाने वाली मुस्कान स्मर्क के साथ बोली, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। साथ ही मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए आपको कोई जवाब देना जरूरी है। ये सुनकर राज को गुस्सा पाउटिंग आ गया और वो बोला, क्या मतलब कि मुझे जवाब देना जरूरी नहीं है? राज ने अपना सर शब्द दांत पीसते ग्रिमस हुए कहा था। जवाब में आन्या ने राज के गुस्से को इग्नोर करके हुए कहा, हाँ मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती क्योंकि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ना तो आप मेरे परिवार से कोई हैं और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड हैं। ये बात सुनकर राज का गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया और वो तेजी से अपनी जगह से उठा और आन्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर आन्या चौंक गई। आन्या कुछ कर पाती उससे पहले ही राज ने हाथ आन्या के सोफे के दोनों साइड पर रख दिए और उसके ऊपर झुक गया। राज को इस तरह अपने इतना करीब देख आन्या हैरान रह गई और पूरी तरह पीछे की तरफ झुक गई। ये देखकर राज मुस्कुराया और उसके कान के पास आकर सदकते आवाज में बोला, तो तुम्हें लगता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? ये कहकर वो थोड़ा सा हंसा और फिर बोला, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा क्या रिश्ता है। ये कहकर राज ने आन्या के कान को चूसना शुरू कर दिया। जब आन्या ने राज को इस तरह देखा तो हैरान रह गई। अपनी हैरानी से बाहर आकर आन्या ने राज को पीछे की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया। राज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आन्या उसे इस तरह धक्का दे रही है। इससे गुस्सा होकर राज आन्या के कान पर जोर से काट लिया। आन्या को अपने कान पर तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उसकी की दर्द भरी आह सुनकर राज ने एक सैटिस्फैक्शन से भरी मुस्कान के साथ आन्या का कान छोड़ दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से आन्या के हाथ पकड़ लिए और अपने होंठ आन्या के होंठों पर रख दिए। चुंबन का चिन्ह। ये देखकर आन्या की आंखें बड़ी हो गई। राज आन्या को किस करने में पूरी तरह से डूब चुका था और वो साथ ही साथ आन्या के होंठों को काट भी रहा था जैसे उसे कोई सजा दे रहा हो। अपने होंठों पर हो रहे दर्द और सांस न ले पाने के कारण अब आन्या की आंखों लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब राज को लगा कि अब आन्या की सांसें उखड़ने लगी है तो उसने धीरे से आन्या को छोड़ दिया। हालांकि उसके चेहरे पर एक अनसैटिस्फाइड लुक था। राज के छोड़ते ही आन्या लंबी और गहरी सांसें लेने लगी। राज आन्या को किस चुंबन का चिन्ह करने में पूरी तरह से डूब चुका था और वो साथ ही साथ आन्या के होंठों को काट भी रहा था जैसे उसे कोई सजा दे रहा हो। अपने होंठों पर हो रहे दर्द और सांस न ले पाने के कारण अब आन्या की आंखों लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब राज को लगा कि अब आन्या की सांसें उखड़ने लगी है तो उसने धीरे से आन्या को छोड़ दिया। हालांकि उसके चेहरे पर एक अनसैटिस्फाइड अनअम्यूज्ड लुक था। राज के छोड़ते ही आन्या लंबी और गहरी सांसें लेने लगी। कुछ देर खुद को नॉर्मल करने के बाद आन्या ने गुस्से से राज को देखा और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे राज की गुस्से से भरी रोबदार आवाज आई। राज ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? तो सुन लो मिस आन्या खुराना, आई लव योर दिल और तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वो थोड़ी देर रुककर और फिर बोला, मेरे सिवा कोई तुम्हें देखे या छुए। सुना तुमने, तुम मेरी हो, यू आर माइन ओनली एंड ओनली माइन। ये सुनकर आन्या हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, ओ तो आपका ये प्यार कब तक के लिए रहेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 1 साल? आन्या की बात सुनकर राज ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, पूरी जिंदगी के लिए। राज की बात सुनकर आन्या सीरियस होते हुए बोली, मिस्टर राज सिंघानिया, मेरी बात अपने कान खेल कर सुन लीजिए। मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है और अच्छा होगा कि आप ये बात समझ लें। ये कहकर वो तेजी से उस कमरे के बाहर निकल गई। भले ही ऊपर से आन्या गुस्से पाउटिंग में लग रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह ये जानती थी कि वह भी राज से प्यार करती है, लेकिन उसे डर था कि तब क्या होगा जब राज को उसकी दूसरी पहचान क्वीन के बारे में पता चलेगा। वही बाहर
वही जब सारा और दक्ष कार में आकर बैठे तो सारा ने कहा, भाई आपको क्या लगता है मेम और मिस्टर सिंघानिया कमरे में क्या कर रहे होंगे और मेम ने हमें बाहर क्यों भेजा होगा? जवाब में दक्ष उसे डांटते हुए कहता है, अरे यार, तुम्हें इससे क्या मतलब, वैसे भी तुम्हें पता है ना मेम कैसी है, वो कब क्या करती है किसी को नहीं पता होता। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि उन्होंने आन्या की गुस्से पाउटिंग से भरी हुई आवाज़ सुनी। आन्या ने कहा, दक्ष 5 मिनट में कार निकालो, हमें होटल जाना है। आन्या की बात सुनकर उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उन दोनों की रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई हो। वो दोनों आन्या की आवाज़ सुनते ही समझ गए कि आन्या का मूड बहुत बुरा है। ये समझते ही उन दोनों ने उस इंसान को कोसना शुरू कर दिया जिसने उनकी मेम को गुस्सा एंग्री दिलासा था। कार के अंदर एक जानलेवा सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर सारा ने मन ही मन कहा, अरे यार, मैंने सोचा था कि मैं आज में मेम से कहकर 2 दिन की छुट्टी ले लूंगी, लेकिन मेम का मूड तो बहुत खराब पाउटिंग कैट फेस लग रहा है। इसके बाद उसने एक नज़र आन्या को देखा जो कि बहुत गुस्से में थी। ये देखकर उसने अपना सर तेजी से वापस घुमा लिया। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर इस मूड में मैंने मेम से छुट्टी के लिए पूछा तो मेम मेरी परमानेंट छुट्टी कर देंगी। आन्या होटल पहुंचते ही तेजी से कार से उतरी और होटल के अंदर चली गई। ये देखकर सारा और दक्ष दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हश्ड फेस। सारा ने अपनी हैरानी से बाहर आकर कहा, ऐसा भी क्या हुआ जो मेम का मूड इतना खराब है? दक्ष ने जवाब में अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। ये रहकर वो शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद बोला, और हम मेम से पूछ भी नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो मेम जवाब देने की जगह हमें नर्क ज्वालामुखी के दर्शन करवा देंगी। ये सुनकर सारा ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया जैसे वो कह रही हो, हाँ बिल्कुल सही। और फिर वो दोनों भी होटल के अंदर चले गए, वही आन्या के रूम में। आन्या का फेस एक्सप्रेशन कमरे में आते ही बदल गए। जो आन्या अब तक गुस्से में मग रही थी, अब सबका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत थक वरीड गई हो। आन्या पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई और फिर आकर अपने बेड पर लेट गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वो सब सोचने लगा जो आज तक हुआ था। वो अपनी सोच में पूरी तरह से खो गई और ये सब सोचते सोचते वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह आन्या की आंखें 6 बजे खुली। बेड से उठते ही वो फ्रेश होने गई और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके नहाने चली गई। लगभग 7:30 बजे वो नीचे आई तो उसने देखा कि सभी लोग उसका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। आन्या आकर अपनी जगह पर बैठी और फिर सबने खाना बेंटो शुरू किया। खाना खाने के बाद सारा ने रिपोर्ट करते हुए कहा, मैम आज कुछ एम्प्लॉय आपसे बात करने गोवा आए हैं और आज आपकी मिस्टर सिंघानिया के साथ भी मीटिंग है। असल में आन्या बहुत नामी वकील थी, इसलिए उसके नीचे कई वकील काम करते थे और वो आज आन्या से जरूरी बात करने गोवा आए हुए थे। जवाब में आन्या ने कहा, उनके यहाँ काम करने का अरेंजमेंट करो और मिस्टर सिंघानिया को भी वही बुला लो। फिर सारा ने यस मैम कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आन्या ने एंजल और समीर से कहा, हम कल माँ बूढ़ी औरत से मिलने जा रहे हैं।